आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है आप सभी का, सारे बॉक्स एफएम के श्रोताओं का। शाम के 4 बज चुके हैं और इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है व्यंग के रंग प्रभात के संग। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ प्रभात गोस्वामी जी और एक खास मेहमान जो देश के बड़े ही महान और वरिष्ठ व्यंग्यकार है पिलकेंद्र अरोड़ा जी। शुक्रिया सृष्टि। क्या व्यंग अपने समय की विद्रूपताओं के भीतर से उपजे असंतोष से होता है? विद्वानों में इस बात पर मतभेद लगातार बना रहा कि व्यंग को एक अलग विधा माना जाए या कि वह किसी विधा के भीतर स्पिरिट के रूप में मौजूद रहे। लेकिन एक दौर आया जब व्यंग को विधा माना गया। नमस्कार, मैं हूँ आपका साथी प्रभात गोस्वामी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले सुनते हैं उनका परिचय। स्वागत है डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी का। व्यंग्य, साहित्य और धर्म के सूत्रधार हंसते हुए विसंगतियों पर करते हैं मार। जिनके व्यंग चुभन के साथ करते हैं गुदगुदी। मंच पर जिनकी उपमाओं से खिलते हैं हजारों चेहरे। जिनकी तुनीर में तीर के साथ हमेशा रहते हैं तुक्के। ऐसे ही है हमारे आज के मेहमान, महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन से आने वाले वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी। 32 सालों तक उज्जैन के प्रसिद्ध तेपा सम्मेलन में मंच संचालन कर लोगों को हंसाने वाले डॉक्टर अरोड़ा सिर्फ व्यंग के कलाकार ही नहीं बल्कि समीक्षक और साहित्यकार भी हैं। उनके 5 व्यंग्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें शामिल है साहित्य के प्रिंस, पाठक देवो भव, साहित्य के अब्दुल्ला, लिफाफे का अर्थशास्त्र और श्री गोलाय नमः। साहित्य जगत को एक नई दिशा देने वाले डॉक्टर अरोड़ा ने साक्षात व्यंग्यकार जो राष्ट्रीय स्तर के व्यंग्यकारों से सीधी बातचीत पर आधारित है और व्यंग प्रदेश जो मध्य प्रदेश के रचनाकारों पर केंद्रित है का कुशल संपादन किया है। उनकी कलम की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका व्यंग कराह उर्फ कर किया अमरावती विश्वविद्यालय के बीकॉम फाइनल के हिंदी कोर्स में शामिल किया गया है। टीवी चैनल्स और आकाशवाणी केंद्रों से भी उनकी व्यंग वार्ताएं प्रसारित हो चुकी हैं। उन्हें एमपी साहित्य अकादमी का शरद जोशी कृति पुरस्कार 2021 और प्रसिद्ध मानिक वर्मा व्यंग सम्मान के साथ कई मान सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा सिर्फ व्यंग्यकार तक सीमित नहीं, उनकी धर्म, दर्शन और इतिहास में भी गहरी रुचि है। सिख इतिहास और साहित्य पर केंद्रित उनकी 7 प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं युग सृष्टा गुरु नानक देव, युग दृष्टा गुरु गोविंद सिंह, युग रक्षक गुरु तेग बहादुर, युग ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब, स्वरूप एवं दर्शन। तो चलिए स्वागत करते हैं व्यंग और साहित्य के इस महारथी डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी का, जो हमें व्यंग की चौखटी पर हंसाकर सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। आज उनका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग में डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा। डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा। स्वागत है आपका। अरे धन्यवाद, आभार। बहुत पीछा करने के बाद आप पकड़ में आए हो हमारे। काफ़ी लंबे समय से मेरे दिली चाहत थी कि आपसे बातचीत करूं, लेकिन कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता था। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। आज आपसे बातचीत करने का आनंद हम पूरी तरह से लेना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, अगर आपकी अनुमति हो तो हम पूछें। मैं अनुमति दूं उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बॉक्स एफएम का अभिनंदन करता हूं, आपके इस कार्यक्रम का अभिनंदन करता हूं जो पिछले 28 सप्ताह से लगातार चल रहा है, हास्य के रंग व्यंग के संग। और आपकी साधना को और आपके समर्पण को भी नमन करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। जी, आभार तो हम भी व्यक्त करते हैं कि आप पधारे। सबसे पहला सवाल, आपने उस दौर में लिखना शुरू किया था जब ये बहस चल रही थी कि व्यंग्य को विधा माना जाए या स्पिरिट। फिर ऐसी परिस्थिति में आपने व्यंग को ही क्यों चुना? व्यंग, जैसा कि कहा जाता है, व्यंग को मैंने नहीं चुना, व्यंग ने मुझे चुना। शरद जोशी की जन्मभूमि है ये पवित्र नगरी उज्जैनी, जहाँ पर अखिल भारतीय तेपा सम्मेलन का आयोजन होता है और भी कई हास्य व्यंग्य के कार्यक्रम होते हैं। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण कारण रहे कि व्यंग ने मुझे चुना। और जहाँ तक व्यंग की स्पिरिट की बात है तो वो तो व्यंग की सभी विधाओं में व्यंग की स्पिरिट हो सकती है। कहानी में हो सकती है, कविता में हो सकती है, नाटक में हो सकती
सकती है, संस्मरण में हो सकती है। लेकिन जब गद्य व्यंग की बात करते हैं तो वहां पर व्यंग जो है एक प्रतिष्ठित विधा के रूप में स्थापित हमें दिखता है। मतलब व्यंग एक विधा है जब हम गद्य व्यंग की बात करते हैं, और व्यंग एक स्पिरिट है जब हम उसे साहित्य की अन्य विधाओं में भी अनुभव करते हैं, तो वहां पर एक स्पिरिट बन जाता है। आप व्यंगकार हैं, आपने बहुत कुछ देखा परखा, और उसके बाद में आप अपनी रचनाओं को अमली जामा पहनाते हैं। आपकी रचनाओं के केंद्र बिंदु कौन से पात्र रहे, और आपने किस तरह से अपनी रचनाओं का संकलन करते समय व्यंग के विषय उठाए? नहीं, व्यंग के विषय तो अपने आसपास जो घटित घटनाएं होती हैं, जिसको हम देखते हैं, सुनते हैं, जिसके बारे पढ़ते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। यानी जैसे आप कह सकते हैं हमारा समय, हमारा सरोकार, हमारी प्रतिबद्धता, यही मनुष्य को या लेखक को विवश करती है कुछ लिखने के लिए। बस यही समय, समाज और सरोकार, हमारे आसपास घटित घटनाएं, वो विसंगतियां, वो विद्रूपताएं जो हमको पीड़ित करती हैं, आहत करती हैं, विवश करती हैं कुछ लिखने को, अपने आप को अभिव्यक्त करने को, वो व्यंग का कारण बनी है। जी बिलकेंद्र जी, इन दिनों आपके व्यंग अधिकतर साहित्यिक विसंगतियों पे होते हैं, जिन्हें साहित्य समाज भी वक्र दृष्टि से देखता है। क्या इससे लिखते समय आपको कोई परेशानी नहीं होती? आपने मेरी दुखती रग को छेड़ दिया। मेरी शुरू से ये धारणा रही है कि हम समाज सुधार की बात बाद में करें, पहले आत्म सुधार करें। जी जी। व्यक्ति अपने आप को सुधार ले तो समाज को सुधर जाएगा। साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। अगर दर्पण पर धूल लगी होगी तो समाज उसमें अपना प्रतिबिंब कैसे देखेगा? जैसे हमारी आंखों पर, चश्मे पर धूल लगी है और हम समाज ये मान के चलते हैं कि धूल सामने लगी, जबकि हमारे चश्मे पर लगी है। हमारी दृष्टि कमजोर है, हमको लगता है धुंधला दिखाई दे रहा है, तो हमें अपने हमें दृष्टि संपन्न होना पड़ेगा। हमें उस आईने को हमेशा स्वच्छ रखना होगा जिसमें समाज अपना प्रतिबिंब भली भांति देख सके। ऐसा कैसे हो सकता है कि दर्पण जो है वो धूमिल हो रहा है और अपेक्षा कर रहा है समाज से कि समाज में परिवर्तन आए, समाज का नवनिर्माण हो, समाज का नियंत्रण हो, समाज का उत्थान हो, देश का कल्याण हो? ऐसा कैसे संभव है? तो आत्म सुधार पहले, आत्म परीक्षण पहले, और उसके बाद समाज सुधार, समाज परीक्षण, उसके बाद टिप्पणियां। मेरा ये मत रहा है शुरू से, और ये आप सही कह रहे हैं कि साहित्यिक व्यंग मेरे कुछ ज्यादा हैं। इसके पीछे मेरा एक लालच भी था शुरू में। लालच ये था कि अधिकतर हमारे पाठक अब वही हैं जो लेखक हैं, मतलब जिनका संबंध साहित्य से है, जो साहित्यकार है, रचनाकार है, वही अब अधिकतर पाठक हैं। अब हम आम पाठक की अपेक्षा नहीं कर पाते जो साहित्य से इतर है। ऐसे पाठक बहुत कम हैं, तो उनके लिए साहित्य जो है एक रुचिकर और एक रोचक और एक आकर्षक विषय रहता है। इस कारण मेरा रुझान साहित्यिक विषयों के प्रति गया। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बार वरिष्ठ व्यंगकार लतीफ घोंघी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि हास्य लिखना व्यंग से अधिक कठिन होता है। हास्य हमारे 9 रसों में एक प्रमुख रस भी है, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं जो हास्य लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि व्यंग में हास्य नहीं, हास्य में व्यंग होता है। आप इन बातों से कितने सहमत हैं? पहली बात तो आपने जो लतीफ घोंघी जी की बसाई, उनका स्मरण कराया, वो हमारे कार्यक्रम में आए भी थे। 78 के टेपा सम्मेलन में लतीफ घोंघी जी का हमने यहाँ टेपा सम्मान से उनको अलंकृत किया था। बाकी हास्य लेखन अधिक कठिन है बाकी सभी व्यंग लेखन से या बाकी कुछ लेखन से। किसी को रुलाना आसान है, किसी को हंसाना बड़ा कठिन है, लेकिन वो हास्य शुद्ध होना चाहिए, हास्य पवित्र होना चाहिए, हास्य निर्मल होना चाहिए, और उसका कुछ न कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए। यानी बिना किसी उद्देश्य के हास्य नहीं होना चाहिए। बरसाने लाल चतुर्वेदी जी ने जो अपना शोध प्रबंध लिखा है उसमें सिद्ध कर दिया है कि हास्य रसराज है। हम श्रृंगार को रसराज मानते हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि हास्य रसराज है। और हम तो अक्सर मंचों पर, आप भी सुनते रहते होंगे, कवि लोग कहते हैं कि जब हम हंसते हैं तो हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, और जब हम किसी को हंसाते हैं तो ईश्वर हमारे लिए प्रार्थना करता है। वाह! तो बताइए, हास्य तो वो है जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है, और जब हम हंसते हैं तो हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। ये बात आचार्य रजनीश की कही गई है, लेकिन अधिकतर हमारे कवि, जो मंच कवि होते हैं वो इस बात का उपयोग करते हैं, और इसमें कोई वो आपत्ति नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सच भी है ये। आत्मा है परमात्मा का अंश। अगर आत्मा प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित होती है तो ईश्वर प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित होता है,
और वो आत्मा प्रसन्न होगी हास्य से। बिल्कुल बिल्कुल। श्रोताओं, हर बुधवार शाम 4 बजे बॉक्स एफएम जयपुर से प्रसारित व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हम व्यंग विमर्श करते हैं। हमारे जो मेहमान होते हैं वरिष्ठ व्यंगकार, उनकी रचनाओं का भी रसास्वादन करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पिलकेंद्र जी का एक बहुत ही चुलबुला प्यारा सा व्यंग सुने, मैं उन श्रोताओं की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप भी इस कार्यक्रम में हिस्सा बनना चाहते हैं, पिलकेंद्र जी से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो हमारे फोन नंबर 7339990969 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा चैट रूम में जाइए। अगर आप कहीं व्यस्त हैं, बातचीत नहीं कर सकते, तो चैट रूम में जाकर अपना नाम लिखिए और अपना सवाल पिलकेंद्र जी से आप कर सकते हैं। तो आइए आप सुनते हैं पिलकेंद्र अरोरा जी का एक बहुत ही बेहतरीन व्यंग, सम्मानित होने का डर। आवाज दे रहे हैं गोपेश कौशिक। वो तेजी से भाग रहा था, बदहवास, डरा हुआ, वैसे जैसे पुलिस को देख कभी चोर भागते थे या सड़क के टेढ़ी दुम वालों के पीछे पड़ने पर लोग दुम दबाकर भागते हैं। मैं वॉकिंग जोन पर था। भागते भागते वो थक गया और एक बेंच पर पसर गया। तब तक मैं भी वॉक करता हुआ वहां पहुंच गया। तुम कौन हो भाई और क्यों भाग रहे हो? मैंने पूछा। क्या बताऊं सर, मैं कवि हूं। एक संस्था है जो जबरन मेरा सम्मान करना चाहती है, पर मैं करवाना नहीं चाहता। मुझे सम्मान से बहुत डर लगता है और संस्था वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैंने देखा कुछ आयोजक जैसे लोग हाथों में पुष्पमालाएं लिए दूर खड़े थे। अजीब आदमी हो तुम, मैंने कहा। लोग जीवन भर पुरस्कारों सम्मानों के पीछे दौड़ते भागते हैं, कालीन बन जाते हैं, तलवों का अभिषेक करते हैं, रीढ़ तक दांव पर लगा देते हैं, शरीर में दुम तक उगा लेते हैं, हिज मास्टर वॉइस बन जाते हैं, और एक तुम हो जो सम्मान से डर कर भाग रहे हो। अब आपको क्या बताऊं सर, आजकल सम्मान नहीं रहा। सम्मान के साथ अपमान फ्री मिलता है ऑफर में। एक संस्था सम्मान क्या करती है, लोग तांडव करने लगते हैं, साम दाम दंड भेद के शोक गीत गाने लगते हैं, कहीं स्यापा तो कहीं रुदाला। सम्मानित होने के बाद लेखक पूरे गांव की भौजाई बन जाता है, जिसे देखो वही वो समीक्षकों आलोचकों के राडार पर आ जाता है। किस घटिया को सम्मानित कर दिया, अपात्र, कुपात्र, जुगाड़, कबाड़, पूरी फिक्सिंग है। नहीं नहीं, गुरु कृपा, सब भैया जी का आशीर्वाद है। आखिर चरण चुम्बन का कुछ प्रसाद तो मिलना ही था, सेवा का मेवा। कचरा कर दिया सम्मान का। छाती पीट रहे होंगे स्वर्ग में पंत, प्रसाद और निराला, पर पुरस्कार सम्मान मिलना तो बड़े गर्व की बात है भाई। तुम्हें संस्था का आभारी होना चाहिए और तुम पकड़ा पाटी खेल रहे हो। मैंने कहा, काश आप उस संस्था की नाटक नौटंकी को जानते सर। वो हर साल 100 लोगों का सम्मान करती है, एक मुश्त, सामूहिक। अभी तक 99 नाम फाइनल हो चुके हैं, बस एक बाकी है, और इसीलिए वे मेरे पीछे पड़े हैं। और वो संस्था भी दूध की धुली नहीं है, साहित्य में रंगदारी करती है, भारी भरकम चंदा वसूलती है, अनुदान भी कूटती है। कहना कठिन है कि वो अनुदान कूटने के लिए सम्मान करती है या सम्मान करने के लिए अनुदान कूटती है, पर मुझे ये कूटनीति बिल्कुल पसंद नहीं। पर तुम्हें उस कूटनीति से क्या मतलब? अपना सम्मान कूटो और चलते बनो। मैंने कहा, अब क्या करूं सर, सम्मान के नाम पर खादी भंडार की गांधी सेल की एक सस्ती शॉल, एक घटिया मोमेंटो और एक अदद पुष्पमाला के साथ जो वो राशि देते हैं, उसे ग्रहण करने में उससे दुगना खर्च हो जाता है। वो क्या कहते हैं, सोने से गढ़ावन महंगी। अब ऐसे सम्मान को कोई क्या शहद लगाए और क्या, और फिर क्यों? और फिर सम्मान समारोह में एक साथ 100 लोगों का सम्मान, लंबी लंबी लाइनों में बिना पात्र के भिक्षामदेही की मुद्रा में नतमस्तक खड़े सम्मान के दयनीय पात्र, नतमस्तक जो जीवन भर सम्मान के बोझ से नतमस्तक ही रहते हैं। मेरा एक ही मस्तक है सर, और मुझे पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं, इसीलिए मैं सम्मान से डरता हूं। इतना कहकर वो उठा और फिर तेजी से भागने लगा। वाह, क्या बात है। सम्मानित होने से भी अब डर लगने लगा है। वैसे तो हम सम्मान लेने के लिए तैयार रहते हैं। साहित्य जगत में लोग बहुत दूर दूर तक सम्मान लेने के लिए पहुंचते हैं, ये हमारी एक परंपरा भी रही है। लेकिन पिलकेंद्र जी का नज़रिया है कि उन्हें सम्मानित होने का डर भी लगा रहता है। ये बहुत ही बढ़िया व्यंग गोपेश भाई ने अभी हमको सुनाया, पिलकेंद्र जी ने लिखा था। और आइए, जैसा कि हमारी परंपरा है, हम इस व्यंग पर एक समीक्षात्मक टिप्पणी भी सुनते हैं। हमारे साथी वरिष्ठ व्यंगकार भोपाल से कुमार सुरेश इस टिप्पणी को कर रहे हैं। साहित्य में यह कैसे दिन आ गए हैं कि एक कवि अपना सम्मान करने से डरा हुआ है और भागा चला जा रहा है। तो रचना है सम्मानित होने का डर, और इसके लेखक हैं हमारे प्रिय व्यंग्यकार पिलकेंद्र अरोरा जी। एक समय था जब साहित्य के सम्मान बहुत थोड़े हुआ करते थे, और जो होते थे वो सम्मानजनक होते थे। हर साहित्यकार का सपना होता था
कि उसे कोई साहित्यिक सम्मान मिल जाए। सोशल मीडिया के विकास के चलते सैकड़ों नई साहित्यिक संस्थाएं बन गई हैं। उन्होंने अपने अपने सम्मान स्थापित कर लिए हैं। हिंदी में नए नए आए प्रकाशकों ने भी अपनी दुकान जमाने के लिए पुरस्कार स्थापित कर लिए हैं। इन पुरस्कारों का न कोई विधिवत मापदंड है और न ही कोई राशि मिलती है और न ही इन पुरस्कारों की कोई प्रतिष्ठा है। इस विवरण से आपको लगेगा कि इन पुरस्कारों को लेने के लिए लेखक इच्छुक नहीं रहते होंगे और इस छोटी सी व्यंग रचना में जो नायक है उसकी तरह सम्मान लेने से डरते होंगे। लेकिन नहीं, रुकिए, सत्य यह है कि जितना क्षरण सम्मान देने वालों का हुआ है उससे कहीं अधिक सम्मान लेने वालों का हो चुका है। लेख किसी एक संस्था की बात करता है जो हर साल 100 लोगों को सामूहिक सम्मान देती है, उनसे चंदा वसूलती है और सरकार से अनुदान भी लेती है। और सम्मान के नाम पर देती क्या है? खादी भंडार की गांधी सेल का एक सस्ता सा शॉल, एक घटिया सा मोमेंटो और एक पुष्पमाला। सम्मान लेने वाले जब इस सम्मान को प्राप्त करने जाते हैं तो उनका कई गुना खर्च आवागमन में हो जाता है। सम्मान समारोह भी ऐसा होता है कि एक लंबी लाइन में 100 लोग इस तरह खड़े हो जाते हैं जैसे किसी दान बांट रहे सेठ के सामने भिखारी खड़े हुए हों। लेकिन आज जो लेखक हैं वो इस सम्मान को लेने के लिए भी लालायित हैं और जीवन भर इस सम्मान के बोझ से दबे भी रहते हैं। प्रस्तुत व्यंग रचना हिंदी साहित्य में सम्मानों की राजनीति और सम्मानों की रसातल पर पहुंची हुई प्रतिष्ठा पर मारक तंज करती है और यह बताती है कि हिंदी साहित्य आज रसातल में पहुंच चुका है और इसे ऊपर उठाने के लिए इस तरह की खरी खरी बातों की बहुत जरूरत है। मैं इस सुंदर व्यंग रचना के लिए हमारे मित्र पिलकेंद्र अरोरा जी को धन्यवाद देता हूँ। वाह, स्वागत है आपका पुनः एक बार श्रोताओं। व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में इस समय हम बातचीत कर रहे हैं उज्जैन महाकाल नगरी से वरिष्ठ व्यंगकार पिलकेंद्र अरोरा जी से। साहित्य ही नहीं, हर क्षेत्र में मिलने वाले सम्मानों के प्रति आजकल भावना कुछ बदली बदली सी नजर आती है और खासतौर से हम क्योंकि साहित्यिक पटल पे बात कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियां क्यों आई हैं कि साहित्यिक सम्मानों के बारे में लोग अब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, उनके बारे में कटाक्ष करते हैं और क्यों एक लेखक को जो स्वयं साहित्यकार है ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है कि वो सम्मानों के विरुद्ध कुछ लिखे। सबसे पहले तो मैं कुमार सुरेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के लिए। मेरे व्यंग पर जो उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगा सबसे बड़ी बात तो सम्मानों की बढ़ती हुई संख्या। इतने सम्मान स्थापित हो गए, तय कर पाना कठिन होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक समय था कि शरद जोशी और परसाई जी के नाम पर सम्मान 2 या 3 ही हुआ करते थे। आज की तारीख में भारत में सैकड़ों सम्मान शरद जी और परसाई जी के नाम पर स्थापित हो गए हैं। भविष्य में तय करना मुश्किल होगा कि कौन सा सम्मान असली है और कौन सा सम्मान नकली है। इतनी संस्थाएं हैं, इतने गुट हैं, जितनी संस्थाएं हैं जितने गुट हैं उतने अधिक गुटबाजी हमारे यहाँ है। तो ये गुटबाजी भी सम्मान के संबंध के इन विवादों को जन्म देने का एक कारण है। तीसरी बात, लोगों में जल्दी लोकप्रिय हो जाने की जो एक उत्कंठा रहती है, रातों रात स्टार बनने का एक सपना रहता है कि भाई मेरे जो है वो बायोडाटा में एक सम्मान का उल्लेख हो जाएगा। मुझे आश्चर्य होता है कि सम्मान का उल्लेख हो जाने से होगा क्या लाभ मिलने वाला है लिख देने से कि शरद जोशी सम्मान प्राप्त या हरिशंकर परसाई सम्मान प्राप्त, सिवाय ये आत्म मुग्धता के अलावा कहें या इसको आत्म प्रवंचना के अलावा मुझे तो कुछ इसमें कोई सार नजर नहीं आता कि एक आपके बायोडाटा में एक नाम लिखा जाएगा और आपको लगेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि असली सम्मान जब भविष्य में जब सारे सम्मान बढ़ जाएंगे और जिन लोगों को सम्मान नहीं मिला होगा वही सम्मान के असली पात्र होंगे। जी, यानी आने वाले समय में जो सम्मान से वंचित रह जाएंगे वो सब सम्मान के सुपात्र होंगे। किसी भी सारे अपात्रों को, सारे कुपात्रों को सम्मान मिल चुके होंगे। जी। और अंत में जो शेष रहेंगे वही सम्मान के असली पात्र होंगे। लेकिन वो शेष तो रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि यहाँ तो सम्मान जिस व्यक्ति को मिलता है उसको और वो निरंतर ये प्रयास करता है कि मुझे और भी सम्मान मिलते रहें। तो
बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रोज सम्मान मिलता है, जिनके नाम पर रोज मोहर लगती है, तो ऐसे में वो शेष रहने वाले कब तक इंतजार करें? अब उनको ही सोचना चाहिए कि भाई मांग और पूर्ति का सिद्धांत है, अगर पूर्ति ज्यादा होगी तो उसका मूल्य तो कम होगा ही। जी। मांग अधिक पूर्ति अगर अधिक है बाजार में, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, मांग ही नहीं है। मान लीजिए मांग ज्यादा और पूर्ति अगर डबल हो गई तो उसका मूल्य तो बाजार में ऐसे ही कम हो जाता है। तो साहित्य के बाजार में भी ऐसे सम्मानों का मूल्य कम होगा, उसका मूल्यांकन कम होगा। आवश्यकता से अधिक, अति सर्वत्र वर्ज्यते, अति हो गई, अति हो गई तो अपने आप उसका मूल्यांकन कम होगा, उसका मूल्य कम होगा, आकलन कम होगा। जी जी बिल्कुल। पिलकेंद्र अरोरा जी, एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आजकल आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर व्यंग बाणों के साथ छोटे छोटे तुक्के भी छोड़ते हैं। ये कहावत भी है कि तीर नहीं तो तुक्का, अगर तीर निशाने पर नहीं लगे तो तुक्का अवश्य लगता है। हम किसी भी बड़े संग्रहालय में जाते हैं तो पुराने राजाओं के जो युद्ध कौशल देखने को मिलता है, तो वहाँ तीर और तुक्के भी देखने को मिलते हैं। साहित्य में ये तुक्के कितने कारगर साबित हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक किसी बड़ी बंदूक से प्रहार करें या छोटे से रिवॉल्वर से प्रहार करें, प्रहार तो प्रहार ही होता है। जब छोटे से प्रहार रिवॉल्वर से गोली चलाने से काम हो जाता है, गुप्ती से काम चल जाता है, तो तलवार आदमी क्यों उठाएगा? दूसरी ये बात भी है कि आजकल क्या बड़े आलेखों को पढ़ने का न तो लोगों के पास समय है, फास्ट फूड का युग भी आ गया, हर जगह शॉर्टकट का मौसम है। तो मेरी जो टिप्पणियां हैं वो मुझे उसका रिस्पांस भी काफी मिला है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि लोगों में पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं है। आज से 15 साल पहले ही एक मैंने संग्रह जो मेरा था, उसमें उसका जो शीर्षक था वो था पाठक देवो भव। और ये बात मैं नहीं कहता, शरद जी ने आज से 1980 में ये आलेख लिख दिया था कि आप कहानी आंदोलन चलाएं या कविता आंदोलन चलाएं, एक समय देश में ऐसा आएगा जब पाठक पुस्तक आंदोलन चलाएंगे। क्या बात है। तो ये पुस्तक आंदोलन चल चुका है। हम भले बड़े बड़े पुस्तक मेलों की बात करें, लेकिन आप देखें क्या वास्तव में पुस्तक बिकती है या उसके पाठक हैं, तो हम निराश हो जाएंगे। उसका एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहूंगा, उसका आप अन्यथा मत लेना। आपके इसी पटल पर ज्ञान जी, प्रेम जन्मजय जी और अरविंद तिवारी जी के और आलोक पुराणिक जी के भी कार्यक्रम हो चुके हैं। बिल्कुल। ये सब वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं। तो इन वरिष्ठ व्यंग्यकारों को, उनकी अनुभव को सुनने के लिए कितने श्रोता एक बार में इकट्ठे हुए, ये हमारे लिए देखने वाली बात है। आज हमारे कनिष्ठों के पास या हमारे श्रोताओं के पास समय नहीं है अपने वरिष्ठों को सुनने का, 1 घंटे सुनने का या 10 मिनट सुनने का उनके पास समय नहीं है। तो क्या आश्चर्य हो सकता है कि वो आदमी उनको 200-300 रुपए के संग्रह या उपन्यास खरीद कर पढ़ेगा, जिसमें उसको घंटों लग जाएंगे। ऑनलाइन कार्यक्रम में साहित्यकार सामने होता है, लेकिन तब भी उनके शिष्य या उनके पाठक उनके सामने नहीं होते। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी जी बिल्कुल नहीं। इसका परिचय मत देना। जिनके पास अपने वरिष्ठों को सुनने का समय नहीं है 10 मिनट या 15 मिनट, वो उनके उपन्यासों को कहाँ पढ़ते होंगे खरीद कर? बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने अभी जिन लोगों का जिक्र किया उनमें एक अरविंद तिवारी जी हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं। उन्होंने आज इस पर बड़ी एक चुटकी भी ली है फेसबुक में। उन्होंने लिखा है कि लोग ये देखते नहीं कि ऊपर कविता है या कहानी है। बहुत अच्छी रचना, बहुत बधाई बधाई, शुभकामनाएं। ये इस बात को साबित करता है कि लोग बड़े आजकल हड़बड़ाहट में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, और वो पढ़ते नहीं, वो सिर्फ उस व्यक्ति के साथ अपने संबंधों का निर्वाह करते हुए वाह बधाई क्या बात है, ये अधिकतर देखते हैं। तो ये जो रील युग आ गया है, जिसमें 30 सेकंड की रील हमको लुभाती है, जिसमें बहुत छोटे छोटे बातें जो अगर आती हैं उनको लोग पढ़ लेते हैं फिर भी, लेकिन बड़ी और लंबी रचनाएं पढ़ने में उनको इतना ही परहेज होता जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है और इस पर भी साहित्य समाज को सोचना होगा। पिलकेंद्र जी, आपसे बातचीत का ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन देखते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ जो आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले सोनिया सोनम अक्स शायरा हैं और बहुत अच्छी लेखक और मंच संचालक भी हैं। ऑनलाइन कार्यक्रमों में मेरा जो परिवार बना, उसमें से एक नाम है व्यंग्यकार पिलकेंद्र अरोड़ा जी। देवशील मेमोरियल पटल पर मैंने सैकड़ों इंटरव्यू लिए, पर जब पिलकेंद्र जी का इंटरव्यू लिया तो लगा ही नहीं कि उनसे पहली बार बातचीत कर रही हूँ। लगा मानो कई सालों से उनसे परिचय है। ये जानकर और अच्छा लगा कि वे सूत्रधार भी हैं, संचालक भी हैं, वो टेपा सम्मेलन के वो सूत्रधार भी रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनलाइन कार्यक्रम कर चुके हैं।
मुझे और देवशील पटल को हमेशा उनका सहयोग मिलता रहा है। कई बार जब किसी कारण से मैं ऑनलाइन नहीं कर पाई तो मेरे कहने पर उन्होंने उस कार्यक्रम का बिना किसी हवाले से संचालन किया। ये उनकी सरलता, सहजता है जिसका हम लोग फायदा उठाते रहते हैं। उनके सुझाव पर मैंने कई व्यंगकार साहित्यकारों से इंटरव्यू लिए हैं। कई बड़े बड़े व्यंगकारों से मेरा परिचय हुआ है। फेसबुक पर उनकी व्यंग टिप्पणियां पढ़कर इच्छा होती है कि क्यों ना मैं भी गीत गजल के साथ व्यंग लिखना शुरू करूं, और इस विधा में मैंने भी अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। मैंने देखा है कि फेसबुक पर वो हमेशा पोस्ट को पढ़कर अपने कमेंट्स करते हैं और सभी अपने वरिष्ठ कवियों का बहुत सम्मान भी करते हैं। सही मायनों में वो एक इंसान है। वो अनेक रचनाकारों को प्रोत्साहित भी करते हैं। आज बॉक्स एफएम में उन्हें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बॉक्स एफएम और प्रभात गोस्वामी जी की आभारी हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण लोकप्रिय कार्यक्रम में मुझे भी जुड़ने का अवसर मिला। शुक्रिया प्रभात जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं पिलकेंद्र जी। मैं शरद उपाध्याय, कोटा, राजस्थान से। आज व्यंग के रंग कार्यक्रम के अतिथि हैं डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा। पिलकेंद्र जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिलकेंद्र जी के व्यंग की धार उनके व्यंग्यों में स्पष्ट नजर आती है। उनके प्रकाशित 6 व्यंग संग्रह इसके प्रमाण हैं। इनके व्यंग्यों में विविधता है। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्य, पारिवारिक आदि सभी विषयों पर अपनी कलम चलाई। डॉक्टर पिलकेंद्र अपनी व्यंग साधना के साथ साथ तत्कालीन विषयों पर प्रहार करने से नहीं चूकते। प्रमाण है इनके सोशल साइट्स पे लगातार डाले जा रहे कमेंट्स जो किसी को नहीं बख्शते, चाहे वो समकालीन साहित्यकार हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई वर्तमान सामाजिक ज्वलंत प्रसंग, वे निर्भीकता से टिप्पणी करते हैं। प्रस्तुत है अभी पिछले माह निकले विश्व पुस्तक मेले पर उनकी एक टिप्पणी। विश्व पुस्तक मेला 1 से 9 फरवरी तक नई दिल्ली में है, पर मेरी फेसबुक पर 1 महीने पहले ही लग गया है। डॉक्टर पिलकेंद्र का लेखन क्षेत्र बहुत व्यापक है। व्यंग के साथ साथ समीक्षा एवं धर्म दर्शन पर गंभीर कार्य किया है, यानी कि वे एक ऑलराउंडर की भांति साहित्य के मैदान में डटे हुए हैं और साहित्य के IPL में जमकर चौके छक्के लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शरद उपाध्याय कोटा से इस समय हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने बहुत बेहतरीन टिप्पणी की अपनी, और पिलकेंद्र जी के प्रति उनका अपना एक स्नेह रहा है। स्वागत है पिलकेंद्र जी एक बार फिर से आपका। एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। सवाल पूछे पहले मैं मेरे बारे में जो ये भ्रामक जानकारियां दी गई है आपके बॉक्स एफएम पर, उसका मैं खंडन करता हूँ। सोनिया सोनम जी ने बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया और उतना ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया शरद उपाध्याय जी ने, जो इन दोनों ने उस पर व्यंग कर डाला है। और मुझे अब इनके अनुसार ढलने के लिए कुछ समय तो लगेगा। मैं इन दोनों का फिर भी आभार व्यक्त करता हूँ और इनको आश्वस्त करता हूँ कि जो इनकी भावनाएं रही मैं उसके अनुरूप अपने आप को बनाने की कोशिश अवश्य करूंगा। जी जी बिल्कुल, आपका स्वागत है इसके लिए फिर से। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने लगभग 3 दशक से अधिक समय तक उज्जैन में टेपा सम्मेलन का संचालन किया। हालांकि आजकल संभवतः वो प्रोग्राम मेरी जानकारी में है कि अब नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ अच्छी ऐसी यादें, मधुर स्मृतियां अगर आपके जहन में हों तो हमारे श्रोताओं से भी आप उनको साझा करें। और टेपा सम्मेलन की तो इतनी यादें हैं कि पूरी एक पुस्तक लिखी जा सकती है। मैंने 32 वर्षों तक इस कार्यक्रम में भाग लिया है। जैसा मैंने अभी जिक्र किया था ना बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने हास्य को रसराज घोषित कर डाला, उनका भी हमने 79 में सम्मान किया था। बाल वर्ष के रूप में मनाते थे, 79 को मनाया गया। हमने बाल टेपा सम्मेलन किया था। तब बरसाने लाल चतुर्वेदी जी को हमने ट्राइसिकल पर बैठकर मंच पे बुलाया था। वो ट्राइसिकल पर बैठ के मंच पर आए थे। सोचिए आप 80 साल के व्यक्ति एक छोटी सी ट्राइसिकल पर बैठकर मंच पर आते हैं। तो ऐसी इतनी अनेकों स्मृतियां हैं टेपा से संबंधित। और 32 साल तक मैं उस कार्यक्रम को कंडक्ट करता रहा। मैं आपको क्या बताऊं टेपा के बारे में। एक से बढ़कर एक संपादक, मनोज श्याम जोशी, कमलेश्वर, कन्हैयालाल नंदन, राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र माथुर जैसे संपादक, करंट के महावीर अधिकारी उसमें आ चुके हैं। एक से बढ़कर एक राष्ट्रीय कवि, चाहे वो शैल चतुर्वेदी, काका हाथरसी, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर, आपके शैलेश डोड़ा से लेकर श्याम ज्वालामुखी, अल्लड़ बीकानेरी, इतनी लंबी लिस्ट है 32 सालों की, और उसके बाद भी आ रहे हैं। अभी आपने कहा ना टेपा सम्मेलन बंद हो गया, अभी हो रहा है वो। मैंने 32 वर्षों बाद VRS ले लिया था। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए, नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। तो 2012 में मैंने VRS लिया था और अभी भी
टीवी पे जारी है और इस साल 1 अप्रैल को 52वां टेपा सम्मेलन होगा, जिसमें गौरव शर्मा और एहसान कुरैशी जो लाफ्टर चैलेंज वाले हैं उनको आमंत्रित किया गया है। और गौरव शर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं आज की तारीख में, जो श्याम ज्वालामुखी के यशस्वी पुत्र हैं और खूब धूम मचा रहे हैं हास्य व्यंग्य की कविताओं को लेकर। अच्छा, फिल्म कलाकार भी कार्यक्रम में आए हैं, कॉमेडियन भी आए हैं, राजेंद्र नाथ उसमें आए हैं, प्रेम चोपड़ा भी आए हैं, शक्ति कपूर भी आए हैं, जसपाल भट्टी आए हैं, शेखर सुमन भी आए हैं, भारती आई है, भारती जो कपिल शर्मा के साथ उसकी भूमिका होती थी। तो ऐसे ऐसी हस्तियां उस कार्यक्रम में आई है। शरद जोशी तो कई बार आए, विठल भाई पटेल भी आए हैं, कितने मतलब कवि, कलाकार, राजनेता, उसमें राजनेता भी शामिल होते हैं। आपको याद होगा पंडित गोपाल प्रसाद जी व्यास दिल्ली में महामूर्ख सम्मेलन किया करते थे। इवन आपको जयपुर में मोदी जी करते थे जयपुर में, बस उससे थोड़ा अलग हटकर ये टेपा सम्मेलन हुआ करता था, जिसमें महामूर्ख सम्मेलन और गोपाल प्रसाद जी व्यास का सम्मेलन और राम अवतार चेतन जी का चक्करलत, इन तीनों को जोड़कर एक हमने स्वरूप निर्धारित किया था टेपा सम्मेलन का, जो लगातार इतने वर्षों से हास्य व्यंग्य की पताका पूरे देश में फहरा रहा है। जी, आपने बहुत से ऐसे लोगों के नाम भी लिए जो निरंतर इसमें आते रहे हैं। हमारे देश में हास्य की एक बहुत सुदीर्घ परंपरा रही है और एक बहुत शुद्ध विशुद्ध, जिसे शास्त्रीय हास्य कह सकते हैं हम, वो होता रहा है। लेकिन आजकल कॉमेडी शोज के माध्यम से जिस तरह से फूहड़ हास्य परोसा जा रहा है, जिस पर कई तरह की विसंगतियां खुद पैदा हो जाती हैं। हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर काफी हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है। आज उस हास्य का इतना पतन क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? ये तो बाजारवाद के कारण है, हर जगह हर क्षेत्र में क्षरण हुआ है। पूरे देश में अवमूल्यन का दौर चल रहा है। हम कैसे माने कि मंच में अवमूल्यन का दौर नहीं होगा। एक समय था जब हास्य कवि एक हुआ करता था पूरे कवि सम्मेलन में, अब तो सारे के सारे लगभग हास्य कवि होते हैं। और ये जो लाफ्टर चैलेंज वाली परंपरा है, इसको कवि सम्मेलन से अलग मान के चलना चाहिए हमको। मतलब यदि हम कवि सम्मेलन करते हैं तो हमें लाफ्टर चैलेंज के किसी व्यक्ति को उसमें आमंत्रित नहीं करना चाहिए, ताकि कवि सम्मेलन की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, वो सुरक्षित रहे। अगर हम लाफ्टर चैलेंज के किसी कलाकार को बुलाते हैं तो उसके लिए अलग से कार्यक्रम करें, और कवि सम्मेलन जो हम करते हैं उसको अलग होना चाहिए। इन दोनों को मिक्स करने से सारी विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं कि अब श्रोता कवियों से भी अपेक्षा करने लगे हैं कि वो फूहड़ हास्य, घटिया हास्य प्रस्तुत करें। खासकर जो सूत्रधार और कवित्रियों की जो नोक झोंक है, हमने तो उसको प्रतिबंधित कर रखा था टेपा सम्मेलन में। कवियों को मना किया था कि आपको बिल्कुल भूमिका नहीं बांधनी है। आपको शायद पता होगा चक्करलत में राम अवतार चेतन जी कवियों से पहले स्क्रिप्ट ले लिया करते थे। अच्छा, उस स्क्रिप्ट को चेक करते थे, उसके बाद ही वो कविता का पाठ करते थे उनके मंच पर। हमारा लाखों रुपए का खर्च हो रहा है, हमारा लाखों रुपए का मंच है, हमारी वर्षों की प्रतिष्ठा है, हमारी वर्षों की ख्याति है, और आपकी एक जरा सी चूक हमारे कार्यक्रम को बदनाम कर देगी, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगी। हम इतनी जोखिम क्यों लें? मैं तो सोचता हूँ हर आयोजक को चाहिए कि मंच पर जो कवि कविता पाठ करने जा रहा है उससे पूछे कि आपको किस कविता का पाठ आप आज यहाँ करेंगे, क्योंकि आप उसको पारिश्रमिक दे रहे हैं, आप माल खरीद रहे हैं। आज हम सब्जी बाजार से खरीदते हैं तो देखकर खरीदते हैं। तो कवियों को काव्य पाठ करने से पहले आयोजकों का नैतिक दायित्व बनता है तो कवियों से या तो बाय पोस्ट या मेल से उनकी कविताएं मंगाएं कि आज आप किस कविता का पाठ में करने जा रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। क्या वो हमारी मंच की गरिमा, मंच की मर्यादा, हमारी संस्था के मूल्यों और आदर्शों, सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये आयोजकों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मंच में परीक्षा से पहले ही उनसे कॉपी मांग ली जाती थी, बड़ी जबरदस्त परंपरा थी। और इसका एक कारण ये भी था कि वो एक अच्छा स्त्रीय जो हास्य लोगों को परोसा जाए, ताकि उनको बाकायदा लगे कि वो खुल के हंसे हैं, क्योंकि हमारे आसपास इतनी विसंगतियां हैं, हमारे आसपास बाजारवाद की समस्याएं हैं। ऐसी परिस्थिति में आजकल लोग, कहा भी जाता है कि हंसना भूल से गए हैं। एक सवाल आपसे और पूछूंगा और उसके बाद में हम फिर कुछ लोगों की मन की बात सुनेंगे। वो सवाल ये है कि मैंने कई स्टैंड अप कॉमेडियंस के वीडियो देखे और कुछ जगह सुनने का मौका मिला, मुझे कहीं पर भी हंसी नहीं आई। मैंने आज के बहुत से नई पीढ़ी के बच्चों से बात की, मैंने कहा आप जिस तरह से ठहाका लगा के हंसते हो और हमको हंसी नहीं आती, या तो हम में कोई खोट है या पता नहीं क्या है। तो वो कहते हैं कि अंकल, आज के दौर का जो बदलाव है,
जो भाषा का स्तर कहीं जा रहा है या जो कॉमेडी होती है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। क्या वाकायदा हम लोग जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं या ऐसी क्या बात है? आपको क्या लगता है? आप भी तो सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। मैंने बहुत कम देखा है ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी के शो, लेकिन जो टेलीविजन पर आते हैं मैं उनको जरूर देखता हूँ। जो रियलिटी शो आते हैं, मुझे लगता है कि लोग फूहड़ और घटिया हास्य पर ठाका लगता है। हास्य गुदगुदा सकता है आदमी को, और अगर शुद्ध और स्वस्थ हास्य तो ठाके लगाने को मजबूर भी कर सकता है। लेकिन आजकल जो कॉमेडी के नाम पर जो परोसा जा रहा है बिल्कुल भी वो मतलब एकदम फूहड़ और अश्लील और घटिया होने के कारण ही कार्यक्रम भी खराब होता है, संस्था की प्रतिष्ठा भी खराब होती है। और जहां तक हम लोगों की बात है, आप भी व्यंग्यकार हैं, मैं भी व्यंग्यकार हूँ, हमको हंसाना इतना सरल नहीं है क्योंकि हमारा संबंध ही हास्य व्यंग्य से है। आप बताइए, सुरेंद्र शर्मा जी अगर किसी मंच पे हंस जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। वो तो खुद अपनी कविताओं में कभी नहीं हंसते, गंभीर रहते हैं, गंभीर मुद्रा में रहते हैं। जी जी जी। हम लोगों को हंसाने के लिए तो पता नहीं कौन सा हास्य उत्पन्न करना होगा लोगों को, इतना आसान नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा। तो आजकल हो गए हम लोग। नकली चीजें खरीदना, नकली घी खाना, नकली मसालों और नकली हास्य भी अब हो रहा है। इसका मतलब सीधे सीधे ये लगता है। पिलकेंद्र जी, आपसे बातचीत करके बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे श्रोताओं को मैं एक बार फिर से जानकारी देना चाहूंगा कि व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में हर बुधवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक हम देश के नामचीन व्यंगकारों से चर्चा करते हैं। और यदि आज आप हमारे मेहमान पिलकेंद्र अरोरा जी से कोई सवाल करना चाहें तो हमारे फोन नंबर 73390969 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या चैट रूम में जाकर, जो श्रोताओं ऐप के जरिए आप अगर सुन रहे हैं तो आप चैट रूम में जाइए, अपना नाम लिखिए और अपना सवाल भी कीजिए। चैट रूम अभी खोल के देखूंगा उसके पिटारे में क्या क्या है, लेकिन आइए उससे पहले पिलकेंद्र जी के चाहने वाले 2 और शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो देखते हैं क्या कहते हैं। फेसबुक की वॉल पर प्रतिदिन व्यंग की नोक से प्रहार करने वाले महाकाल की नगरी उज्जैनवासी आदरणीय पिलकेंद्र अरोड़ा जी को सिंगापुर से आराधना झा श्रीवास्तव का सादर प्रणाम। ब्रिटेन की साहित्यिक संस्था वातायन द्वारा होली के उपलक्ष्य में आयोजित एक व्यंग पाठ कार्यक्रम में संचालन करते समय पहली बार इनसे परिचय हुआ और तब से इन्होंने मुझे सूत्रधार देवी का अघोषित सम्मान दे रखा है। इनके आत्मीय अभिनंदन और शुभकामनाओं की अब ऐसी आदत लग चुकी है कि यदि फेसबुक पोस्ट पर इनकी प्रतिक्रिया न मिले तो लगता है कि पोस्ट करना ही व्यर्थ हो गया। 2 दिन पहले ही इन्होंने बड़े ही अलोकप्रिय अंदाज में अपना अवतरण दिवस मनाया और एक दिन की हड़बड़ी से हुई गड़बड़ी के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ इस दिवस की विशेषता साझा न कर पाने का अफसोस भी जताया। शलभ महाराज के बहाने सुलभता से साहित्यिक जगत की पोल खोलने वाले पिलकेंद्र जी के लिए यह अवश्य कहना चाहूंगी कि जो रचनाकार स्वयं पर व्यंग करने का साहस जुटा सकता है वह दुनिया में किसी पर भी व्यंग बाण चलाने की पात्रता पा लेता है। इनकी धारदार कलम को नमन, जो गुरुवाणी का सार भी लिखती है और व्यंग का तीखा तेज प्रहार भी करती है। पिलकेंद्र अरोड़ा जी की लेखन यात्रा के लिए मेरी ओर से हार्दिक नहीं आत्मीय शुभकामनाएं और सादर अभिनंदन। भाइयों नमस्कार। 24 मार्च को भाई पिलकेंद्र अरोड़ा जी का जन्म दिवस था। उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनका जीवन सुखद हो, सार्थक हो। पिलकेंद्र अरोड़ा जी एक सफल व्यंग्यकार के साथ साथ एक स्थापित कार्यक्रम आयोजक एवं कुशल मंच संचालक भी हैं। अपने भीतर बहुमुखी प्रतिभा समेटे पिलकेंद्र अरोड़ा जी के व्यक्तित्व की एक और बड़ी खासियत है जिसने उन्हें एक नया मुकाम दिया है। वे अपनी आस्थाओं और अपने धर्म गुरुओं के प्रति बहुत समर्पित हैं और उनकी लेखनी इस दिशा में भी बहुत सक्रिय है। युग दृष्टा गुरु गोविंद सिंह एवं जपुजी साहिब विचार एवं विश्लेषण इसका प्रमाण है। पिलकेंद्र अरोड़ा जी की सृजनशीलता इसी तरह चलती रहे और वे आगे भी नई ऊंचाइयों को छुएं, मैं ऐसी कामना करता हूं। शुभकामनाओं सहित मैं श्रवण कुमार उर्मलिया, मनेंद्रगढ़, छत्तीसगढ़। धन्यवाद। बहुत बढ़िया
उर्मिला जी ने अपनी बात कही और हमारे निरंतर जो इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे साथी हैं, लेखक भी हैं और बहुत से श्रोता भी हैं, और वो श्रोताओं में से भी बहुत सी क्वेरी आती हैं, बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। हम आपको वो सवाल करेंगे और अक्सर लोगों से हम कहते हैं कि आप भी सवाल करिए, और फिर होता है कि हम सवाल खुद करते रहते हैं, लेकिन नहीं, हम श्रोताओं को भी उतना ही वजन देते हैं, उतना ही उनका स्वागत करते हैं। देखिए, हमारे साथ एक लेखक और जुड़े हैं, व्यंगकार हैं, कहानीकार हैं, कवि हैं। वो एक सवाल पिलकेंद्र जी से पूछना चाह रहे हैं। पिलकेंद्र जी, मैं भोपाल से विवेक रंजन श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। बॉक्स एफएम की टैगलाइन है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो मैं कुछ आपसे ऐसा ही सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप खुद भी बहुत अच्छे एंकर हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो सूरज आज निकला है, क्या केवल आपके लिए निकला है या हमें भी कुछ रोशनी मिल सकती है? सबसे पहले तो मैं आपकी आवाज का अभिनंदन करता हूँ। काफी दिनों बाद आपकी आवाज सुनी। पहले आप कार्यक्रम करते थे तो मैं आपकी आवाज को सुनता था और काफी अभिभूत होता था। बड़ी सुंदर और आकर्षक आपकी आवाज है। सूरज जो आज निकला है वो हम सभी के लिए निकला है, पूरे विश्व के लिए निकला है। और 24 मार्च को जरूर मुझे ऐसा लगा था कि मेरे लिए निकला है, लेकिन आज तो वो सूरज सभी के लिए उदित हुआ है। कुल आपको जो सवाल किया गया था वो आपने उसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? या अधूरा मुझे सवाल, या तो अधूरा रहा सवाल, या मुझे कुछ समझना आया? नहीं, उन्होंने तो मनोविनोद की दृष्टि से ही पूछा है कि आज का जो सूरज निकला है उसकी रोशनी आपके लिए है या हम लोगों के लिए भी है? सभी लोगों के लिए तो है। आज जो बॉक्स एफएम में सूरज निकला है उसकी रोशनी सभी के लिए है। प्रभात जी के लिए, विवेक रंजन जी के लिए भी है, सोनियाक्ष जी के लिए भी थी, और विवेक रंजन श्रीवास्तव के लिए भी है, और श्रवण कुमार जी के लिए भी थी, सभी के लिए थी। मेरे अकेले के लिए कहाँ थी सूरज की रोशनी? बिल्कुल बिल्कुल। और सृष्टि मेरी साथी बैठी हैं मेरे साथ और वो मुस्कुरा रही हैं। चैट रूम की तरफ उनकी नजर है, देखना है वो चैट रूम को देख के क्या कहना चाहती हैं। जी, ब्रजेश कानुंगो इंदौर से लिख रहे हैं, स्वागत है पिलकेंद्र जी, आप प्रश्न पूछते रहे हैं वर्षों से, आज प्रभात जी की बारी है। और आगे लिख रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति ही ईमानदार व्यंग्यकार का अच्छा लेखक हो सकता है। मुकेश राठौर जी लिख रहे हैं, हास्य की सुंदर व्याख्या। कौशिक जी बहुत अच्छा व्यंग पाठ करते हैं। पुराने जमाने के विनोद वार्ता पढ़ने वाले ख्यात उद्घोषक विजेंद्र मोहन की याद आ जाती है। कौशिक जी को साधुवाद। और मुकेश राठौर जी लिख रहे हैं बीकनगांव से, हालिया प्रकरण के बाद क्या व्यंग्यकारों को माननीयों पर केवल मर्यादित व्यंग लिखे जाने चाहिए? अच्छा। व्यंग तो हमेशा मर्यादित होना चाहिए, गरिमा में होना चाहिए। क्यों हम मर्यादा को लांघें, गरिमा का ध्यान न रखें? हमारी भाषा शिष्ट और शालीन होना चाहिए। हमें एक संदेश देना है समाज में परिवर्तन का, समाज में नियंत्रण का। हमारा उद्देश्य है एक स्वस्थ समाज हो, सजग समाज हो, सतर्क समाज हो। उसके लिए हमें मर्यादित भाषा में ही और मर्यादित शैली में ही अपनी बात को रखना चाहिए। चाहे हम किसी के लिए भी व्यंग लिखें, लेकिन हमें अनुशासित और मर्यादित तो रहना ही चाहिए। जी, मुकेश राठौर जी लिख रहे हैं, आदरणीय सूत्रधार महोदय ने टेपा सम्मेलन के इतिहास पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला। ये सब आपकी तारीफ में आपके लिए थे चैट बॉक्स में आपके प्रशंसक। जी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। ब्रजेश कानुंगो जी, मुकेश राठौर जी, आप दोनों को धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आराधना झा श्रीवास्तव को, सिंगापुर में जो है। उन्होंने उनका जो पहला संचालन मैंने देखा था, इतना अद्भुत संचालन था, इतना आकर्षक संचालन था कि मैंने उन्हें सूत्रधार देवी का संबोधन दे डाला था। और आश्चर्य है कि उनको इतने वर्षों बाद भी मेरी वो टिप्पणी अभी तक याद है। ये श्रवण जी को मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। शाम के समय जब हम लोग सोने की मुद्रा में होते हैं तो इनका एक अमर वाक्य फेसबुक पर प्रकट होता है और वाकई पढ़ने लायक होता है। उतनी गंभीर टिप्पणी व्यंग के बारे, साहित्य के बारे उनकी फेसबुक पर रहती है कि हम उसको पढ़ें, उसका मंथन करें, उसका चिंतन करें और किसी न किसी निष्कर्ष पर हमें जाने के लिए वो टिप्पणी प्रेरित करती है। तो श्रवण जी का और आराधना झा जी का मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ उनकी महत्वपूर्ण टिप्पणियों के लिए। जी धन्यवाद आपका भी। और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आप धर्म नगरी उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं। आपने धार्मिक विषयों पर बहुत गंभीर चिंतन करने के बाद पुस्तकें लिखी हैं और दूसरी ओर आप हास्य व्यंग भी लिखते हैं। इन दो धाराओं के बीच लेखन का संतुलन कैसे बैठाते हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, कोविड के समय जब व्यक्ति के पास सिर्फ समय था या कोविड था, ईश्वर की दया से मेरे पास समय था
और उस समय का मैंने सदुपयोग किया और एक के बाद एक मैंने 2 किताबें लिखी थी। उसके बाद ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, क्योंकि ईश्वर की कृपा और उसके आदेश के बिना हम लिखने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए प्रेरित नहीं होते। मेरी 7 किताबें गुरुओं पर, गुरबाणी पर केंद्रित हो गई जी। और हास्य व्यंग की धारा मेरी उससे अवश्य प्रभावित हुई है। मेरी जो हास्य, जो व्यंग की मारक क्षमता थी, अगर थी, मारक शक्ति थी अगर वो थी, वो थोड़ी सी उससे कम हुई, क्योंकि वो भाषा जो आध्यात्म और धर्म और दर्शन की भाषा रहती है, वो जो शैली रहती है, उसमें अलग तरह का समर्पण और अलग तरह का झुकाव रहता है, और हास्य व्यंग की भाषा और शैली एक अलग दिशा में जाती है। तो अंतर तो उसमें था, और निश्चित रूप से मतलब मैंने आध्यात्म की दिशा में जो पुस्तकें लिखी उसके कारण मेरा हास्य व्यंग का लेखन उससे प्रभावित तो हुआ है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो कुछ भी किया है उस परमपिता परमेश्वर के आदेश पर ही किया है। हम तो सिर्फ करता तो वो है, हम तो सिर्फ माध्यम होते हैं। वो जो हमसे कराना चाहता है हम लोग वो ही कर पाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। निश्चित रूप से ईश्वर की असीम अनुकंपा के बिना लेखक क्या कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा कि अक्सर साहित्य में ये बहस भी चलती है, कवि कहते हैं कि कविता लिखना बहुत मुश्किल काम है, कहानीकार कहते हैं कि कहानी लिखना भी कोई कम मुश्किल नहीं होता, लोग समझते हैं कि बहुत सहज भाव से लिख दिया जाता है। वहीं व्यंग्यकार ये कहते हैं कि व्यंग्य की तो एक विशिष्ट भाषा होती है और सबसे कठिन लिखना व्यंग रचना लिखना होता है। आप व्यंग की भाषा पर, क्योंकि आप तो प्राध्यापक भी रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं कॉलेज में, तो आपने व्यंग की भाषा जो आप अपने दौर में पढ़ते आए थे और जो आज के दौर में आप पढ़ रहे हैं, कितना अंतर पाते हैं उसमें? व्यंग्य की भाषा पहले तो बताऊं मैं आपको, हम जो पढ़ते हैं ना, ये गद्य जो है वो साहित्य की कसौटी है और व्यंग जो है वो गद्य की कसौटी है। तो व्यंग लिखना बाकी विधाओं से अधिक कठिन माना जाता है और वो व्यंग लिखना, अच्छा व्यंग लिखना बाकी विधाओं से अधिक कठिन है। जहां तक भाषा का सवाल है, आप देखिए परसाई जी की भाषा कितनी सरल है, शरद जी की भाषा थोड़ी सी कठिन रही, लेकिन त्यागी जी की भाषा कितनी सरल है। तो व्यंग की भाषा तो वो होना चाहिए जो आसानी से पाठकों तक संप्रेषित हो जाए। हम उसको जटिल नहीं बनाना चाहिए, कठिन नहीं बनाना चाहिए। देखिए, हम प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से बात कहेंगे तो वो लोगों तक कम्युनिकेट कैसे होगी। आज हम नई कविता की बात करते हैं तो नई कविता इसी कारण तो वो उसका महत्व महिमा कम हो गई कि उसमें प्रतीकों बिंबों का इतना इस्तेमाल होता था कि वो पाठकों के और श्रोताओं के सिर के ऊपर से निकल जाया करती थी। जब हम साहित्य का सृजन करते हैं तो हम पाठकों के लिए करते हैं। हमारे मन में होना चाहिए लक्ष्य पाठक को हमें उसे पढ़ने के लिए विवश करना। अगर हम कठिन और दुरूह भाषा में सृजन करेंगे तो पाठक क्यों पढ़ेगा? उसे परीक्षा नहीं देना है, हमें पाठक को पाठक रहने देना चाहिए, उसे परीक्षार्थी नहीं बनाना चाहिए। हमारी रचना होना चाहिए, हमारी रचना कोई प्रश्न पत्र नहीं होना चाहिए हिंदी का कि बेचारा पाठक जूझ रहा है उससे, उसको समझने के लिए, उसकी मर्म तक पहुंचने के लिए। ये मेरा निवेदन है कि सरल सहज जो बोलचाल की हमारी भाषा होती है, थोड़े उसमें ट्विस्ट जरूर हो, लेकिन हमेशा सरल सहज भाषा का ही उपयोग करना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि व्यंग में तो अर्थ में व्यंग होता है ना, शब्द में व्यंग थोड़ी होता है। बिल्कुल, व्यंग तो अर्थ अलंकार है, शब्द अलंकार थोड़ी है। लेकिन हम जटिल भाषा का उपयोग करते हैं तो वह शब्द अलंकार में चला जाता है, जबकि व्यंग अर्था अलंकार है। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने। और जिन श्रोताओं में जो कोई व्यंग लिखना भी चाह रहा है या सीख रहा है या लिख रहे हैं नए लोग, तो उनके लिए ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण है। गौर करिएगा आपकी पिलकेंद्र जी ने किस तरह से अपनी व्याख्या की है। आपने व्यंग के अलावा समीक्षा पर भी काफी काम किया है, लेकिन जब कोई आपके रचनाओं की समीक्षा करता है तब आपको कैसा लगता है? समीक्षा को तो मुझे लगता है कि अब समीक्षा पर चर्चा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि समीक्षा तब होती नहीं है। न कोई किसी की समीक्षा करता है, एक दूसरे को ओबलाइज करने के लिए लोग समीक्षाएं करते हैं, सामने वाला प्रसन्न हो जाए। समीक्षा से बड़ा सबसे ज्यादा असत्य अगर बोला जाता है तो लोग कहते हैं कोर्ट में बोला जाता है, और अगर साहित्य में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है तो समीक्षा और भूमिका में झूठ बोला जाता है। क्या बात है, आपने तो। हम समीक्षा नहीं करते, हम अभिनंदन पत्र लिखते हैं सामने वाले का। अगर हम सच्ची मुच्ची की समीक्षा करते हैं तो कल से कोई आपको समीक्षा के लिए अपनी पुस्तक भेजेगा भी नहीं, न कोई प्रकाशक, न कोई संपादक, न कोई पत्रकार, न कोई लेखक। जी, बहुत मुझे लगता है कि समीक्षा तो अब अप्रासंगिक हो गई है। अब समीक्षा
शिक्षा पर चर्चा करना ही बंद कर देना चाहिए, वो विधा ही खत्म हो गई एक तरह से। जी जी पिलकेंद्र जी, एक दौर था जब साहित्य में गोष्ठियां बहुत हुआ करती थी और हम सब एक जगह इकट्ठा होकर बातचीत करते थे, विमर्श करते थे। लेकिन कोरोना काल के बाद में ये दौर खत्म सा हो गया और अब पुनः धीरे धीरे शुरू हो रहा है। लेकिन इस बीच कोरोना ने हमको सोशल मीडिया पर बहुत से समूह गठित करने का एक अवसर दिया। व्यंग की जहां तक बात करें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यंगकारों के समूह ने व्यंग विमर्श को कितना मजबूत किया, आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, कुछ हैं व्यंग समूह ऐसे जहाँ पर व्यंग के बारे में चर्चा की जाती है, चाहे वो किसी पत्रिका में पहले एक जमाने में परिचर्चा हुआ करती थी, जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, हर साप्ताहिक या मासिक वही करती थी परिचर्चाएं। तो अगर आज व्यंग पर चर्चा अगर किसी समूह में होती है तो उसका लाभ तो होता ही है व्यंगकारों को, उस समूह से जुड़े लोगों को। और बहुत अच्छी बात है अगर व्यंग पर चर्चा, व्यंग पर विमर्श, व्यंग पर बातचीत किसी समूह में होती है तो काफी अच्छा है, उसका लाभ तो होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ती है लोगों की, किसी बात को देखकर उनका एक विचार क्षमता, विचारशीलता और विचार शक्ति बढ़ती है किसी बात का जवाब देने में, तो विमर्श का ये लाभ तो है ही सही। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि इन समूह के माध्यम से जहाँ अच्छी चर्चा होती है लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। पिलकेंद्र जी, घड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारी नजर बार बार उसकी सुई पर अटक जाती है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। थोड़ा मैं इस तरह के सवालों से हालांकि बचता हूँ, लेकिन बहुत से हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं वो ये पूछते हैं कि आप ऐसे सवाल क्यों नहीं करते, तो मैं उनकी भावना आप तक पहुंचा रहा हूं। साहित्य में मठाधीशी, समूहवाद, माफियावाद जैसे इल्जाम लगाए जाते रहे हैं, क्या ये सही है या केवल हवा में बातें करते हैं लोग? नहीं, ये बातें सही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हम ले लें, चाहे समाज में ले लें, चाहे राजनीति में ले लें, चाहे धर्म में ले लें। क्योंकि धर्म में, समाज में, राजनीति में लोग नेतृत्व करने की क्षमता चाहते हैं, नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं कि भाई मेरा एक दल हो, मेरा एक समूह हो, मेरे शिष्य हो। तो साहित्य में क्यों नहीं होगा ऐसा? बात तो एक ही है, साहित्य में भी लोग चाहते हैं कि मेरा एक शिष्य मंडल हो, मेरा एक भक्त मंडल हो जो मेरी बात माने। हर आदमी गुरु, कई लोग वरिष्ठ जो है गुरु बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका एक शिष्य मंडल हो। भाई धर्म में, समाज में, राजनीति में कहाँ नहीं है ऐसा? दल सब जगह है, जहाँ दल है वहां पर तो मठाधीशी या माफियागिरी जो भी आप कह रहे हैं वो नहीं होना है। हर आदमी प्रभुत्व चाहता है कि भाई मेरा प्रभाव रहे लोगों पर, मैं नेतृत्व करूं, मैं मार्गदर्शक बनूं, लोग मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करें। ये लेकिन भावना तो रहती है। जी जी। और जो वरिष्ठ हैं उनकी तो सहज भावना है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी विधा को दिया है, वो तो चाहते हैं कि भाई मुझे पेंशन के रूप में या ग्रेजुएटी के रूप में कम से कम मठाधीशी तो मिल जाए। क्या बात है। चलिए, चलते चलते एक और आखिरी सवाल की आप हमारे नए साथी बहुत से हैं, व्यंग के प्रति बहुत झुकाव हुआ है। पिछले कुछ सालों में व्यंगकारों की एक बाढ़ सी आई हुई है, बहुत लोग लिख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो संदेश लेने की स्थिति में हूँ, संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ। बस यही है कि हमें अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए, अपने वो जो व्यंग त्रयी है उसको अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए जी। और अधिक से अधिक पढ़कर और भी नए व्यंग्यवाद के व्यंग्यकारों को भी अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद हमें खुद अपनी भाषा, अपनी शैली विकसित कर नए नए विषयों पर व्यंग लिखने की दिशा में प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें मतलब रातों रात स्टार बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ही पुष्प खिलते हैं, हथेली पर सरसों नहीं जमती, समय लगता है काफी कुछ कर। एक तपस्या है, एक साधना है, उसके बाद ही कुछ लब्धि, उपलब्धि, प्राप्ति होती है। हम बिना तपस्या किए तो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी वरदान नहीं मिले, तो वरदान का इंतजार करना चाहिए, उसके लिए साधना, उसके लिए तपस्या बहुत जरूरी है। समय आता है, समय आएगा और उनका भी नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, वो भी स्थापित होंगे। लेकिन साधना, तपस्या, श्रम, संघर्ष, ये सब बातें जीवन में हर क्षेत्र में, न केवल साहित्य में, बहुत जरूरी है। वो कुछ त्याग भी करना होता है। जी बिल्कुल, साधना, तपस्या और मेहनत, श्रम, बहुत लंबे समय तक दूर तक चलना पड़ता है, जब जाके प्रशस्ति मिलती है। और साधना
के मायने ये नहीं है कि आप किसी को साधने में लगे। इसी बात के साथ में आज का ये कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग यहीं विराम देते हैं। और श्रोताओं जी, ये कार्यक्रम आप साय करते हैं तो प्रभात नाम क्यों रखा है आपने? कार्यक्रम तो आपका शाम को होता है। ये इसलिए रखा है कि सांझ वेला में जब थोड़ी सी सुस्ती आ जाती है तो प्रभात की किरणें वापस उनमें ऊर्जित कर दे उन लोगों को। अच्छा, ये कारण। बहुत बहुत धन्यवाद पिलकेंद्र अरोरा जी, उज्जैन से हमारे साथ जुड़े व्यंग के रंग प्रभात के संग। अगले बुधवार फिर किसी नई हस्ती के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ रहे।